हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टाइम स्टडी पॉइंट में। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल जिन्होंने अभी अभी 10th पास किया है। चाहे आपके नंबर कुछ भी हो, मैटर नहीं करते, आगे आप क्या करते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या देखने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में डिस्कस किया था, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है दर्पण। तो आइए देखते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, दर्पण यानी कि मिरर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों, कांच का कोई भी एक टुकड़ा जिसके पीछे की भाग पर कलई किया हुआ रहता है, कांच का कोई भी एक टुकड़ा जिसके पीछे की भाग पे कलई किया हुआ रहता है, यानी कि आप ये कह सकते हो एक तरह से पेंट किया हुआ रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपनी प्रतिबिंब को देखते हैं। हम बात करते हैं दर्पण कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों, दर्पण की यदि हम बात करते हैं तो दर्पण मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक तो आपका समतल दर्पण होता है जो यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। एक क्या होता है, एक होता है आपका समतल दर्पण, यहाँ पर देख सकते हो आप समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है आपका होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो आज हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, समतल दर्पण, और समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, पहला हमारा टॉपिक है समतल दर्पण। तो देखते हैं हम समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण को समझने के लिए आपको यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया है एक समतल दर्पण। इसका पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, और इसके पीछे की भाग पर कलई किया हुआ रहता है, जिससे यहाँ पर कोई व्यक्ति या वस्तु कुछ भी रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब इस मिरर में बनता है। ठीक है, अब आपसे पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी को आइए अब हम देखते हैं। तो दोस्तों, अब एक बार आप इधर ध्यान दे सकते हो। फिलहाल आप इस इमेज की तरफ ध्यान दो। ठीक है, आपकी इमेज से क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, दूसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब क्या है। ठीक है, तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये दर्पण मान लो अगर थीटा कोण से घूम जाए तो आपका प्रतिबिंब कितने कोण से घूमेगा। ठीक है, चौथा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यदि कोई वस्तु या व्यक्ति दर्पण की तरफ v मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है तो उसका इमेज कितना मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिखाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपने 10वीं कर रखा है तो क्या ये सारे पॉइंट्स आपने देख रखा है 10वीं में? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आइए, इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपने देख रखा है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको आपने या तो स्किप कर दिया है या तो देखा ही नहीं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कहाँ से, आपके NCERT से ही लिए गए हैं। चाहो तो आप NCERT खोल के एक बार सही से पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब दोस्तों कैसा बनता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आभासी। आभासी यानी कि आप काल्पनिक भी कह सकते हो इसको। ठीक है, काल्पनिक। दूसरा क्या, सीधा। देखो बिल्कुल सीधा बना है, अगर ये बंदा सीधा खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब भी सीधा बना है। ठीक है, उल्टा नहीं बना है, सीधा ही बना है। ठीक है, और समान आकार का, मतलब अगर ये वस्तु की ऊंचाई h है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होने वाली है, h ही होने वाली है। ठीक है, तो आपसे पेपर में ऑब्जेक्टिव इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि यदि वस्तु की ऊंचाई 3 मीटर है तो बताइए वस्तु की प्रतिबिंब समतल दर्पण में कितने मीटर की बनेगी। तो आप सिंपल सा जवाब दे सकते हो 3 मीटर की ही बनेगी, 3 मीटर की ही हाइट की। दोस्तों, इस तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको समझाते हुए कवर करा देता हूं, इसलिए कृपया आप PDF देखने से पहले मेरे वीडियो को ज़रूर देखें,
क्योंकि आपको पीडीएफ में अगर 20 क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं आपको करीब करीब 50 to 60 क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ को समझाते हुए कवर करा देता हूं। हालांकि इस पीडीएफ में आपको केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन आंसर लिखने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर दूं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को समझना काफ़ी ज़रूरी है, फिर आप एक बार रिवाइज कर सकते हो इस पीडीएफ से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और भी आगे आपको किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि पार्श्व प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब होता है कि देखो राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। कैसे? इस बंदे को देखो आप, ये इस तरीके से खड़ा है तो इसका राइट आप किधर की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो इसका राइट देखो इधर की तरफ हुआ, ठीक है। अब जब इसका इमेज देखोगे यानी कि प्रतिबिंब जब देखोगे तो प्रतिबिंब में आपको इसका जो राइट हैंड है वो देखो किधर की साइड दिख रहा है। तो राइट हैंड तो इसका ये हुआ ना, हाँ। तो देखो खड़ा तो था ये इस तरफ राइट करके, ठीक है, राइट इसका इधर की तरफ था, ठीक है, लेकिन वो राइट इमेज में किधर आया, इधर की तरफ। मतलब आप ये कह सकते हो कि पलट के आया, ठीक है, यानी कि राइट अगर इधर था तो इधर की तरफ आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, आप ये कह सकते हो। लेफ्ट इधर की साइड था तो इधर की तरफ आ गया, ठीक है, उल्टा हो गया ना, देख रहे हो। तो इसे ही हम कहते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। मीन्स राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है तो इसे क्या कहते हैं हम, पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना है ये कैसा बना है, पार्श्व प्रतिबिंब। तो आप क्या कह सकते हो कि पार्श्व प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो समतल दर्पण में बनता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पेपर को लेकर के। ये क्वेश्चंस बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं और हर बार करीब 70% स्टूडेंट जानते हुए भी इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। देखिए कैसे। आपने क्या देखा अभी कि समतल दर्पण में कोई वस्तु या व्यक्ति उस दर्पण से जितनी दूरी आगे खड़ा रहता है, यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं समतल दर्पण, ठीक है। ये मान लो एक समतल दर्पण है, ठीक है। तो इस समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु खड़ा रहता है उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। कहने का मतलब ये है कि अगर समतल दर्पण से वस्तु की दूरी अगर मान लो 2 मीटर की है तो समतल दर्पण से उसके प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, वो भी 2 मीटर ही होगी, ठीक है, 2 मीटर ही होगी। लेकिन अब आप एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दो कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर है। ये नहीं पूछा है कि वस्तु का प्रतिबिंब उस मिरर से कितनी दूरी पर है, ये पूछा है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है, इस वस्तु का जो ये वस्तु है इसका जो ये प्रतिबिंब है ये इस वस्तु से कितनी दूरी पर है। ये आपको यहाँ से ना पूछ करके कहाँ से पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है, आपको यहाँ से ना पूछ करके कहाँ से पूछा गया है, देखो पूरा वस्तु से प्रतिबिंब तक की दूरी को पूछ लिया है, ठीक है। तो अब आप क्या बता सकते हो कि आंसर जो होगा आपका क्या होगा, वो 6 मीटर होगा, ठीक है। 3 मीटर ना होकर कितना होगा, 6 मीटर होगा। कैसे होगा, फिर से एक बार समझाता हूँ, समझना। इसने बोला है कि वस्तु अगर किसी दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है उस वस्तु से कितना दूर पर बन रहा है। तो अगर आप समतल दर्पण का रूल ये जानते हो कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है उस समतल दर्पण से, ठीक है। तो अगर 3 मीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है तो समतल दर्पण से उसका प्रतिबिंब भी 3 मीटर पे ही बनेगा। अब ये पूछ रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी देखोगे तो 3 मीटर तो इधर का ही हो गया, फिर 3 मीटर इधर का, 3 मीटर और 3 मीटर कितना हो गया टोटल
6 मीटर, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, कंसंट्रेट करना इस पर, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, किसी वस्तु की लंबाई 3 मीटर की है। जी हाँ, अभी हमने डिस्कस भी किया था, किसी वस्तु की लंबाई 3 मीटर की है और समतल दर्पण के सामने रखा हुआ है, तो उस वस्तु का पूरा लंबाई का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की लंबाई पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेना आप एक बार सही से, मैं एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको बोर्ड के जरिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक समतल दर्पण है मान लो, ठीक है। इस समतल दर्पण के सामने, ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। इस समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा हुआ है। इस वस्तु की मान लो हाइट क्या है, वो मान लो आप h है, ठीक है। वस्तु की हाइट क्या है, h है। तो इस वस्तु की पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब इधर बनने वाला है इस दर्पण में, वो पूरा का पूरा बन जाए, ठीक है। उसके लिए क्या पूछा गया है, उसके लिए पूछा गया है इस दर्पण की हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखो कि इस दर्पण की हाइट क्या होती है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जो ये दर्पण की हाइट होने वाली है, इस दर्पण की हाइट जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, बिल्कुल आधा। क्या, आधा। कैसे, देखो यहाँ पर कोई वस्तु है, इसका इमेज पूरा प्राप्त करने के लिए अब जो समतल दर्पण जो होगी उसका हाइट क्या होगा, बिल्कुल उसके आधा हाइट का होगा। अगर वस्तु अगर h हाइट का है तो दर्पण की हाइट क्या होनी चाहिए, h/2, तब जा कर के इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब मिल जाएगा इस दर्पण में, यानी कि समतल दर्पण में, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ ही नहीं था, आपको पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है समतल दर्पण के सामने। तो अगर आपसे आधे लंबाई का समतल दर्पण है, एग्जैक्ट आधे लंबाई का, अगर आपकी हाइट 10 मीटर है तो 5 मीटर का समतल दर्पण चाहिए, तब आपका पूरा प्रतिबिंब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 3 मीटर वस्तु की लंबाई है, तो पूछा गया है समतल दर्पण की लंबाई, ताकि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बन जाए। तो 3 मीटर का अगर वस्तु है तो 1.5 मीटर का उसका क्या होना चाहिए, हाइट उसके दर्पण का, ठीक है, उसका पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। जैसे अभी बताया था मैंने कि h हाइट का है तो h/2 चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपने क्या है क्वेश्चन कि यदि समतल दर्पण 30 डिग्री के कोण से घूम जाता है तो उसके सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कितने कोण से घूमता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण यदि थीटा कोण से घूम जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है वो 2 थीटा कोण से घूम जाता है। कितना, 2 थीटा कोण से। रट लो, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। तो देखिए अब ये तो पॉइंट मैंने बता दिया, अब इस पॉइंट से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है अगर 30 डिग्री से समतल दर्पण घूमता है तो उसका प्रतिबिंब कितने से घूमेगा, तो 30 दूना 60 डिग्री, ठीक है। 30 दूना 60 डिग्री, क्योंकि थीटा से अगर दर्पण घूमता है तो प्रतिबिंब 2 थीटा से घूमता है, ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि यदि समतल दर्पण की तरफ कोई वस्तु, ये समतल दर्पण है, अगर इधर की तरफ कोई वस्तु v मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दौड़ता हुआ आता है तो इसमें जो इसका प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, इस वस्तु का जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल 2v मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दिखाई देता है। नहीं दिखाई दे तो आपका काम करना है, एक समतल दर्पण सामने रख देना और उसके तरफ आप दौड़ते हुए आना। तो अगर आप v मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ते हुए जाओगे दर्पण की तरफ तो आपका जो इमेज उसमें वो क्या बनेगा, वो आपका 2v मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से बनेगा, ठीक है। अगर v मीटर पर सेकंड के स्पीड से है तो क्या होगा, 2v मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर अब आप कर सकते हो बड़े इजीली, ठीक है। कैसे, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बताओ यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता हुआ जाता है या आता है तो उसके प्रतिबिंब की चाल बतानी है, ठीक है। तो यदि वस्तु की चाल प्रतिबिंब की तरफ
50 मीटर पर सेकंड की होती है, तो जिस तरीके से हमने देखा था कि v मीटर हो तो 2v मीटर हो जाता है पर सेकंड, तो यहाँ 50 मीटर पर सेकंड है तो क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बड़ा ही इजीली है। आप सारे पॉइंट्स को बस आप देखते जाओ, कवर करते जाओ कि कब होता है क्या, तो उसका आंसर क्या बनता है। ठीक है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है, हम कुछ समतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो देखो, समतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो बहुरूपदर्शी और परिदर्शी में होता है। ध्यान से याद कर लेना, बहुरूपदर्शी और परिदर्शी में समतल दर्पण का उपयोग होता है। अब आपसे कई बार पेपर में पूछ लेता है कि बहुदर्शी का उपयोग कहाँ होता है। तो देखो, बहुदर्शी का उपयोग जो होता है वो आपका होता है बच्चों के खिलौने बनाने में। कहाँ पे? बच्चों के खिलौने बनाने में। ठीक है, बहुरूपदर्शी का उपयोग होता है बच्चों के खिलौने बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, परिदर्शी का उपयोग कहाँ होता है। तो आपने सुना होगा कि युद्ध के समय हमें दुश्मनों का पता लगाना पड़ता है, और पनडुब्बी भी सुना ही होगा। ठीक है, तो युद्ध के समय दुश्मनों का पता लगाना हो या पनडुब्बी हो, दोनों में ही परिदर्शी का उपयोग होता है। बहुरूपदर्शी बच्चों के खिलौने में, बहुरूपदर्शी और परिदर्शी दोनों में ही कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण। ठीक है, ध्यान रहेगा, याद रहेगा। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि अब हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, तो हम सोच रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छे तरीके से, इतना भी ज़्यादा नहीं कि ओवरडोज हो जाए, बट हम अच्छे तरीके से कवर करें। तो आज कम से कम दर्पण तो हम कवर कर ही लें, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रकाश के अपवर्तन वगैरह हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा समतल दर्पण तो हो गया कंप्लीट। अगला टॉपिक है हमारा क्या? गोलीय दर्पण। ठीक है, अगला टॉपिक है, देख रहे हो आप यहाँ पर क्या है? गोलीय दर्पण है। तो अब हम गोलीय दर्पण को देखते हैं। ठीक है, 10वीं क्लास आपने कर रखा है तो मुझे नहीं लगता गोलीय दर्पण पे इतनी ज़्यादा डिस्कशन ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी इस तरीके से, और वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काम का भी नहीं है। आपका काम का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितना ज़्यादा कवर हो जाए और सारे पॉइंट्स कवर हो जाए और डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं गोलीय दर्पण में। हम सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है ये गोलीय दर्पण। तो देखिए, एक आपने फुटबॉल देखा होगा, सिंपल सा फुटबॉल ले लो। ठीक है, स्फीयर यानी कि गोला। ठीक है, 10वीं क्लास में आपने मैथ में भी पढ़ रखा होगा स्फीयर। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर इस फुटबॉल को हमने बीच से काट दिया, ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो आपका यही, अगर एक बार हम क्या करते हैं इसको अंदर से कलर कर देते हैं, मतलब पेंट कर देते हैं। ठीक है, और एक बार क्या करते हैं, इसको हम बाहर से पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके का दर्पण बन जाता है। ठीक है, देखो इसकी जो वक्रता सतहें हैं वो उठी हुई है, यानी कि ये अंदर से पेंट किया गया है, सतह उठा हुआ है, तो उठे हुए का हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसकी वक्रता सतहें, अब ध्यान दो, ये धंसा हुआ है तो इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल और अवतल का कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो अभी बताने वाला हूँ इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके राइज होते हैं पेपर में। अब ये क्या है, आपने निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर एक पर रखा होगा, 10वीं क्लास के मैथ में आता है। ठीक है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये तो क्या होता है। ये कि यहाँ पर हम क्या मानते हैं, ओरिजिन, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है वो होती है 0। ठीक है, यहाँ से हम अगर राइट की तरफ जाते हैं तो सारे के सारे वैल्यू क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। यहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो सारे के सारे वैल्यू क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सभी वैल्यू क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए ध्यान में रखना है इसको। यहाँ से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो सभी वैल्यू क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपको यही कॉन्सेप्ट लगाने हैं और दर्पण से जुड़े हर एक न्यूमेरिकल और फॉर्मूलेटिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेने हैं, और जो भी उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह अराइज होते हैं कि प्रतिबिंब कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, आवर्धन में कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, फोकस दूरी कब, मतलब इस तरीके से हर एक क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या
कि अगर आप इधर की तरफ जाते हो तो सभी वैल्यू पॉजिटिव लिखोगे। इस 0 से इधर की तरफ सारे पॉजिटिव होंगे, इस 0 से इधर की तरफ जाओगे सारे नेगेटिव होंगे, इस 0 से ऊपर जाओगे सभी पॉजिटिव होंगे, 0 से नीचे आओगे सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर फिलहाल कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए अब हम दर्पण की तरफ चलते हैं। ठीक है, और दर्पण में हम क्या देखने वाले हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति 10वीं के मैथ से कुछ बताया था कि वहाँ से आपने पढ़ा होगा। तो देखो आपने क्या पढ़ा होगा वो तो मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट, किधर जाओगे पॉजिटिव किधर जाओगे नेगेटिव होगा। अब कई बार क्या होता है कि आपको पूछा जाता है, ये देखो जैसे आपको दर्पण से क्या लेना देना था, तो यहाँ पर आपको दे रखा है ना एक दर्पण बना करके। ठीक है, एक दर्पण बना करके दे रखा है और क्या दे रखा है कि इधर की तरफ जाओगे सभी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इधर आओगे आपके नेगेटिव। ठीक है, और इधर से आपके सारे आपतित प्रकाश की दिशा है। ठीक है, सभी आने वाले हैं। ठीक है, और वहीं अगर आप देखोगे तो ये ऊंचाई की ओर निचाई की ओर ये सब लिख रखा है। तो एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में कब कहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है, अगर इसमें हम वस्तु को जैसे अनंत पर वस्तु को रख दिया, मतलब बहुत दूर से वस्तु है, या फिर वस्तु को अगर हमने वक्रता केंद्र पर ही रख दिया, वस्तु को हमने फोकस पर रख दिया, तब क्या होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके के सारे सवाल को जवाब के लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक PDF लगा रखा है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लाइव समझाने की चीज़ें होती है, तो PDF में समझाना यानी कि आपको PDF से समझाना है तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, क्या है, तो दोस्तों यदि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को आप अनंत पर रखते हो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं हर पेपर में, 1 से 2 क्वेश्चन इससे रहते ही रहते हैं। सो ध्यान से देखना, नहीं हो तो आप याद कर लेना, चाहे किसी भी तरीके से याद करो, जरूर याद करना। ठीक है, अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखते हो, अनंत कहने का मतलब जहाँ पर आपने 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पर रख दिया, आपके जो चांद है वो भी कई हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, तो उसे भी आप अनंत कह सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब आपके अवतल दर्पण में कहाँ पर बनता है, तो वो बनता है दोस्तों फोकस पर। ध्यान देना, कहाँ बनता है, फोकस पर। ठीक है, इसके बाद हम क्लियर करते हैं क्या, थोड़ी सी लाइट कम हो रही है ना। ठीक है, अब क्या है कि यदि आपके वस्तु जो है, हमने क्या बताया था कि अगर अनंत पर रखते हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बिल्कुल फोकस पर बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा ये भी ज़रूरी है, तो वास्तविक उल्टा तथा लगभग बिंदु के आकार का। ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और लगभग वस्तु के बराबर ही बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कि यदि वक्रता केंद्र पर रखते हो तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के समान बनेगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ध्यान देना, बिल्कुल उल्टा है, अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हो तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनता है, और अगर वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखते हो, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में देखो ये, तो आपके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। तो इन दोनों में काफ़ी रिलेशन है, अगर आप चाहो तो ट्रिकली याद भी कर सकते हो। ठीक है, अपने आप से ट्रिक बनाओ, आपका अपना बना हुआ ट्रिक काफ़ी ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट हम क्या टॉपिक देखने वाले हैं, फोकस। फोकस पर रखोगे अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखे थे फोकस पर बना था। ठीक है, यहाँ भी क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है,
अब हम एक लास्ट देख लेते हैं जो आपके पेपर के लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, तो अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हो, मुख्य फोकस, सपोज ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस और ये पोल है, तो अगर इसके बीच में आप इमेज क्या कहते हैं वस्तु रखते हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। यही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी रहता है कि अवतल दर्पण से सभी वास्तविक उल्टा और समान आकार का या छोटा बनता है, लेकिन यहाँ पर कैसे बड़ा भी बन गया, सीधा भी बन गया और आभासी भी बन गया, ठीक है। तो यही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है दोस्तों। ये जो मैंने पेज अभी आपको शॉर्टली बताया, यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि यदि आपको ज़रूरत है कि नहीं इसको बिल्कुल फिगर बना करके अच्छे तरीके से इमेज बना करके समझाया जाए कि कब कहाँ रखते हैं तो कैसा इमेज बनता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक और स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यदि आप यहाँ से याद कर सकते हैं तो इजीली याद कर लीजिए, ज़्यादा वैसे मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। आप एक बार NCERT भारती भवन या किसी बुक का मदद भी ले सकते हैं, और या तो आप कमेंट कीजिए, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, एक स्पेशल क्लास इसी के बेस पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन है ना, वास्तविक सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण में जी बिल्कुल, हमने क्या देखा था, वास्तविक उल्टा तथा छोटा समान, छोटा समान, या तो छोटा मिला है या तो वस्तु से कहीं बड़ा मिला है या तो समान आकार का मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, ये हमेशा के लिए नहीं है। आप ऑप्शन देखना, पेपर में क्वेश्चन देखना, और डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस क्या है उसके ऊपर, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अनुसार इसका थोड़ा सा आप अपना माइंड भी यूज़ करना, तब जा कर के आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कर ले हम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका क्या हो रहा है, अभी मोटा हो रहा है ना, 100% थिकनेस इसका थोड़ा सा कम मांगता है, ठीक है। 14 कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अवतल दर्पण अभिसारी होता है कि अपसारी होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अवतल दर्पण अभिसारी और उत्तल दर्पण अपसारी। अवतल दर्पण अभिसारी, उत्तल दर्पण अपसारी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब ये देखो, इमेज के भी क्वेश्चंस आने लगे। क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन आ रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी पर वस्तु को रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक है। वैसे ही अगर अनंत पर रखोगे तो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर, ठीक है। ये सब तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप याद कर सकते हैं। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का, देखो ये आ गया ना इंपॉर्टेंट, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित कब बनता है, ठीक है। तो जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो, और वो भी कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लो इसको, ठीक है। कि जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होगा तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा और पीछे बनेगा, ये ध्यान रखना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपके पेपर को लेकर के। यहाँ पर क्या पूछा जाता है, इसके उपयोग को लेकर के, ठीक है, कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो इसमें से तो कुछ कॉमन है जो आप पहले से ही जानते होंगे कि अवतल दर्पण का क्या प्रतिबिंब एक्चुअली इसमें क्या होता है, बड़ा बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तभी तो हम इसका दाढ़ी बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, मोटरसाइकिल के हेडलाइट में भी करते हैं, टॉर्च और सर्च लाइट जो होता है उसमें भी हम करते हैं, सोलर कुकर में, जी हाँ सोलर कुकर में
और सौर भट्टी में भी हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, और कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो डॉक्टर भी करते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, ईएनटी के डॉक्टर, वो भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में, मोटरसाइकिल के हेडलाइट, सर्च लाइट, सोलर कुकर, सौर भट्टी भी एक पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर लेना, सौर भट्टी। ठीक है, और कहाँ पे डॉक्टर भी करते हैं, ईएनटी के व दांत के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। तभी अभी हमने देख लिया अवतल दर्पण, अब हम देखने वाले हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही है पॉजिटिव निगेटिव का, जैसा कि हमने पहले बता रखा है। ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में और नीचे क्या, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ भी ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हुई याद करने में या समझने में तो कमेंट कीजिए, मैं इस इमेज के ऊपर ही एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी इमेज समझा दूंगा आपको, कौन सा इमेज कब रखने से कहाँ और कैसे बनता है। फिलहाल हम देखते हैं उत्तल दर्पण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि आभासी और काल्पनिक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब। जैसे छोटा का नाम आता है उत्तल दर्पण, याद रखना, क्योंकि गाड़ियों के साइड मिरर में भी क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण ही लगा रहता है, ताकि पीछे से कोई व्यक्ति आता है या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है तो उसका छोटा इमेज करके ये दिखाता है। ठीक है, और उल्टा भी दिखाता है। ठीक है, उल्टा भी दिखाता है। तभी तो आपने देखा होगा, कभी एम्बुलेंस देखा है आपने, एम्बुलेंस पे जो सामने लिखा रहता है वो बिल्कुल इस उल्टा लिखा रहता है, एम्बुलेंस ऐसा करके लिखा रहता है। ठीक है, एम्बुलेंस लिखा रहता है कैसा, उल्टा लिखा रहता है। ताकि उल्टा क्यों लिखा रहता है, क्योंकि आपके उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ही उल्टा बनता है। अब अगर पहले से आप उल्टा लिखोगे तो इसको अगर उल्टा करके दिखाएगा दर्पण में, तो वो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रतिबिंब क्या, सीधा दिखने लगेगा। ठीक है, अगर पहले से ही आप सीधा लिखोगे तो फिर तो उल्टा ही दिखाएगा ना, अगर पहले से उल्टा लिखा हुआ है तो उसको उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, वो सीधा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि एम्बुलेंस पे उल्टा क्यों लिखा रहता है, तो उत्तल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है इसलिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, काल्पनिक और छोटा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब किसमें बनता है, ये रहा आपका सदैव आभासी, नहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, आप देखने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है आई थिंक। ठीक है, उत्तल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग या प्रयोग, जो भी उपयोग होना चाहिए खास करके। तो उत्तल दर्पण का उपयोग या फिर प्रयोग आप कहाँ पर करते हैं, तो देखो आप गाड़ियों के साइड मिरर में आपने देखा होगा सोडियम लैंप, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पेपर को लेकर के। ठीक है, आपने 10वीं क्लास में सिर्फ इस पे फोकस किया था, सोडियम लैंप और स्ट्रीट लाइट आपने छोड़ दिया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना किस चीज़ का, कि सोडियम लैंप हमें वही तो याद करने हैं जो हमें याद नहीं है और जो पेपर में आने वाले हैं, वो चीज़ों का क्या जो आपके याद हैं पेपर में नहीं आएंगे। तो इस चीज़ों पर ध्यान दो कि सोडियम लैंप और स्ट्रीट लाइट में आपके उत्तल दर्पण का उपयोग होता है और बाकी गाड़ियों के साइड मिरर में भी होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में और तुरंत ही काफ़ी जल्द वीडियो लेकर के आने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस और आँख, काफ़ी मज़ेदार वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी जल्द वीडियो आने वाले हैं और आपके सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कवर अप होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है या फिर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, आपको और कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है, इस बारे में अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो वेलकम है। आप